हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्या होती है अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, इसको हम समझते हैं। सो आवर टॉपिक इज अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, सो जैसा कि इसका नाम है अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, तो मीन्स अरेनियस ने इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन के बारे में बात की होगी। ठीक है, तो 1884 में अरेनियस ने एक थ्योरी दी जिसको हम अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या कहती है ये थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। तो अरेनियस ने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी किया और क्या ऑब्जर्वेशन उसकी थी वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है इस थ्योरी का वो ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जब उसको हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, मीन्स हम जब सोल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं तो वो स्प्लिट करते हैं। मीन्स हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसको जब हमने वाटर में डाला तो ये स्प्लिट करेगा आयंस में, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा और एक नेगेटिव चार्ज आयन बनेगा। ठीक है, तो अरेनियस ने क्या कहा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं इन्हें हम कैटायन कहते हैं और ये जो नेगेटिव चार्ज आयन बनते हैं इनको हम एनायन कहते हैं। ठीक है, ये तो थी ओल्ड थ्योरी जो अरेनियस ने 1884 में दी थी। बट थोड़ा सा ये जो पॉस्टुलेट है मॉडर्न थ्योरी में इसको मॉडिफाई किया गया। वो क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड स्टेट वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। और जैसे ही हम इनको वाटर में डालते हैं दे आयोनाइज। ठीक है, तो वहां पे क्या बनते हैं, कैटायंस बनते हैं और एनायंस बनते हैं। ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है अरेनियस थ्योरी का कि जब कभी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं, सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पे वो आयोनाइज करते हैं। ठीक है, कैसे आयोनाइज करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आयन देते हैं और एक नेगेटिव चार्ज आयन देते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आयंस को अरेनियस ने कैटायन बोला और नेगेटिव चार्ज आयंस को उसने एनायन बोला। ठीक है, तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि जो चार्ज है कैटायंस के ऊपर, ठीक है, that will be equal to the charge of the anions, means the number of positive charge ions will be equal to the number of negative charge ions. क्लियर है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज क्या होगा, वहां पे चार्ज इम्बैलेंस होगा। ठीक है, अगर कैटायंस और एनायंस इक्वल चार्ज कैरी करते हैं, मीन्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है और इसी वजह से वो सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। अदरवाइज क्या होता कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इम्बैलेंस होता, मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उस केस में वो कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, उनको हम टच भी नहीं कर सकते, वो हमें क्या करते, करंट फील होता हमें उनको टच करने पे। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का सेकेंड पॉस्टुलेट है कि जितना भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का नंबर भी सेम रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है इस थ्योरी का, वो ये है कि जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मींस अब ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे पास इसके अंदर पड़े हुए हैं, दैट इज A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ठीक है, हमने इसको वाटर में डाला और ये आयोनाइज कर गया, और जब हम इसके अराउंड दो मेटल प्लेट्स लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पास करते हैं, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मींस ये जो रोड है वो कंडक्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो उस केस में अरेनियस क्या कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड, तो वहां पे जो नेगेटिव आयंस हैं दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द पॉजिटिव चार्ज आयंस दे मूव टुवर्ड द negative charge electrodes, means the positive and the negative charge move towards their respective electrodes. ठीक है, oppositely charged electrodes की तरफ ये मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, बिकॉज अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। और सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है हमारे पास वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो वहां को मूव करेंगे। तो ये था इस थ्योरी का थर्ड पॉस्टुलेट। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट को जब हम सोल्यूशन में डालते हैं, मींस वाटर में डालते हैं या सॉल्वेंट में डालते हैं, तब ये आयोनाइज करते हैं। बट हमें यह भी पता है कि सभी इलेक्ट्रोलाइट सेम एक्सटेंट में आयोनाइज नहीं करते हैं।
ठीक है, कुछ ज्यादा आयोनाइज करते हैं, कुछ कम आयोनाइज करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें वो तो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, बट अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम एक्सटेंट पे आयोनाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो मीन्स उनकी जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो ये क्या कहती है थ्योरी कि हर इलेक्ट्रोलाइट जो है सेम एक्सटेंट पे आयोनाइज नहीं करता है, और जो उनकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें पता चलती है एक रेशियो से। वो कैसी है, मीन्स अगर हमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर रहे हैं और हमने इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, ठीक है, तो हम उनकी रेशियो से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा, इट इज द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लें, अगर हम कैलकुलेट कर सके किसी भी मेथड से कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं और इनिशियली हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे पता लगेंगे, नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, मान लो कि हमने इनिशियली यहाँ पे 1 मोल लिया और कितना यहाँ पे डिसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि 0.8 मोल डिसोसिएट कर रहा है, तो 0.8 मोल्स क्या बनेंगे, कैटायंस बनेंगे, और 0.8 मोल्स ही क्या बनेंगे, एनायंस बनेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और जब 0.8 मोल्स उसमें से डिसोसिएट कर रहे हैं तो मींस हमारे पास वहां पे जो 0.8 एवोगैड्रो नंबर है वहां पे उतने ही हमारे पास कैटायन बन रहे हैं और उतने ही हमारे पास क्या बन रहे हैं, एनायंस बन रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। या तो हम रेशियो ले लें नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट किए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स हमने इनिशियली कितने लिए, या फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डिसोसिएट किए अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने लिए स्टार्टिंग में, उनकी रेशियो से हम ये अल्फा इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका 4th पॉइंट। आगे चलते हैं, 5th पॉइंट की बात करते हैं। तो 5th पोस्टुलेट क्या कहता है इस थ्योरी का, वो ये कहता है कि जो आयंस फॉर्म होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रीयूनाइट भी करते रहते हैं। हमने देखा है कि हमने जब भी इसको लिखा था कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज कर रहा है और आयन फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ के साथ हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी दिखाया। मीन्स हमने यहाँ पे जो ये एरो का साइन दिखाया दैट इज रिवर्सिबल, हमने यहाँ पे साइन दिखाया। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर्मिंग द आयंस, and ions they are constantly reuniting and forming the undissociated salt or electrolyte। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके अंदर क्या होता है कि डिसोसिएशन होती रहती है और एसोसिएशन भी और रीयूनाइटेशन भी होती रहती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है इनके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, सो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोसिएटेड आयंस एंड द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, ये थ्योरी कहती है, ये इसका 5th पोस्टुलेट है। आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें पता लग गया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो हम जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो उस रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो हमने कंसंट्रेशन लेनी है दैट इज द इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन होगी कैटायंस की, कितनी कंसंट्रेशन होगी एनायंस की, और कितनी कंसंट्रेशन बाकी जो बचेगी अनडिसोसिएटेड सॉल्ट की, वो हमने लेनी है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, हमने क्या लेनी है, जो इक्विलिब्रियम अटेन होने पे वहां पे कंसंट्रेशन की बच जाएगी, मीन जो वहां पे अनडिसोसिएटेड सॉल्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रह जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये अरेनियस थ्योरी का 5th पोस्टुलेट कहता है। आगे चलते हैं, 6th पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ठीक है, और विद इंक्रीज इन द डाइल्यूशन। ठीक है, मींस जो अल्फा है, ये जो अल्फा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। वो कैसे पता चलेगा, इसको हम बाद में बात करेंगे जब हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला पढ़ेंगे कि कैसे डाइल्यूशन से जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इंक्रीज करती है। ठीक है, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है, जो थ्योरी कहती है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन और विद डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं, ध्यान से समझना है कि अल्फा जो है,
अल्फा जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ओके, डाइल्यूशन से, और यू कैन से इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन से, ठीक है। ये हम स्टडी करेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा जो है, एक तो हमने देखा कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो द अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मींस जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मींस डाइल्यूशन हो रही है, तो विद डाइल्यूशन अल्फा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अगेन अल्फा इज इंक्रीजिंग। तो बात दोनों की सेम ही है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उस पर भी हम आएंगे। अब आगे चलते हैं। सेवंथ पोस्टुलेट क्या कहता है? सेवंथ पोस्टुलेट कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी कंडक्टेंस क्या होगी, उतनी भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो इफ अल्फा इज मोर, ठीक है, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, हायर विल बी द कंडक्टेंस, ठीक है। तो मीन्स यू कैन से कि कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ any electrolyte that is directly proportional to the degree of dissociation or ionization, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। जितनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू मींस उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, आयोनाइज कर रहा है, मींस उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। और कंडक्टेंस हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, वन इज द concentration means the dilution, ठीक है, एंड सेकेंड इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हमारे पास बनेंगे, मींस जितनी ज्यादा हम डाइल्यूशन करेंगे, जितनी कम हम कंसंट्रेशन लेंगे, उतने हमारे पास क्या होंगे, आयंस इजिली जो है फ्री मूव कर पाएंगे, ठीक है। एक तो होता है नंबर ऑफ आयंस, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो उसमें डिपेंड अपॉन दी मूवमेंट ऑफ आयन, अगर हम वीक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं उसमें जितनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो ये 7 पोस्टुलेट हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसी बेस पे ही, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने स्टडी किया है कि दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये जो कंडीशन है दैट इज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, मींस यू कैन से दैट अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा is always equal to 1 for the strong electrolyte. इसी बेस पे, on the basis of this alpha, that is degree of dissociation, we have classified the electrolytes into 2 categories. One is the strong electrolyte and other is the weak electrolyte, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और इसी तरह से हमारे पास कुछ बेसिस हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और कुछ हमारे पास सॉल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट एंड सो ऑन। ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही हम वाटर में डालते हैं दे आयोनाइज कंप्लीटली, ठीक है। जितने भी हम इसके मोल्स लेंगे उतने ही मोल्स हमारे पास क्या बनेंगे, आयंस के बनेंगे। और दूसरी साइड में बात करते हैं, दीज आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी साइड में बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है, जो कि है कम आयोनाइज करते हैं, मींस दे आर पार्शली आयोनाइज इन दी वाटर और इन दी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसे कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस अल्फा की वैल्यू को हमने देख के इनको हम कैटेगराइज करते हैं कि इन सब के लिए हमारा जो अल्फा आता है दैट इज कम आउट टू बी 1 एंड फॉर इन दीज इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा वैल्यू कम आउट टू बी लेस देन 1, ठीक है। 0.8 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, बट 1 नहीं रहेगी। क्लियर? तो मींस ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब आगे बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करती है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स। Okay, so next is factors affecting the degree of dissociation.
ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ऊपर अल्फा जो है डिपेंड करता है। तो सबसे जो पहला फैक्टर है मैंने पहले भी बताया, दैट इज नेचर ऑफ सल्यूट। नेचर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे सपोज हमने भी बात की है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये नेचर है उनकी इलेक्ट्रोलाइट की और सल्यूट की कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, सपोज हमने ले लिया HCl, तो इसको जब हम वाटर में डालते हैं इट आयोनाइजेस कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड दी Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास अगर तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक बेस हैं और सॉल्ट्स हैं, इनमें से हमने एक HCl की एग्जांपल यहाँ पे ली है कि HCl को जब भी हम वाटर में डालते हैं इट आयोनाइजेस कंप्लीटली, ठीक है। तो मीन्स ये उसकी नेचर है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज करता है, ठीक है ना। तो उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये जो H आयंस हैं ये फर्दर Cl के साथ कंबाइन करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। सो अगर ये कंबाइन कर जाते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन होता है, तो वो हम कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बट क्योंकि हमें पता है कि इस केस में ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है, तो उस केस में हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि अल्फा क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इनिशियली, ठीक है। अगर हमने 1 यहाँ पे मोल लिया है तो मींस हमने एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आयोनाइजेशन हो रही है तो H पॉजिटिव आयन जो बन रहे हैं, हमारे पास जो आयंस बन रहे हैं दैट इज आल्सो 1 मोल और यू कैन से द एवोगाड्रो नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनकी रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो अल्फा है दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड के केस में हमने क्या देखा है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं इट डिसोसिएट इनटू द एसीटेट आयंस एंड दी H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब ये एसीटेट आयन जो हैं ये फर्दर H आयन के साथ कंबाइन करते हैं और वापस अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि इस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं दैट आर लेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकन इनिशियली, तो उस केस में जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो दैट विल बी लेस देन 1। तो मीन्स ये क्या हुआ हमारे पास, ये इनकी नेचर है कि ये रीयूनाइट करना पसंद करते हैं, ये रीयूनाइट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। तो सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की नेचर पे कैसे डिपेंड करती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो हमने देखना है। हमने क्या देखा है कि जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उनमें जो आयंस हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और जब हम उनको वाटर में डालते हैं और वो क्या कर जाते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, और जब इसको हमने वाटर में डाला इट फॉर्म्स ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ वाटर की बात नहीं करेंगे, हम जनरली बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक वाटर है और कोई एक दूसरा सॉल्वेंट है तो उसमें इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे इफेक्ट करती है। अब क्योंकि यहाँ पे आयन फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, अब इनकी टेंडेंसी है कि ये यूनाइट करें, ठीक है ना। अगर हमारा सॉल्वेंट ऐसा है, एक तो वो पोलर हो, ठीक है, दूसरा अगर उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो इन दो चार्जेस को सेपरेट रख सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं वो आयोनाइज करते हैं, और आयोनाइज करने के बाद हमने ये भी फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि जब आयंस बनते हैं किसी सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उनको सराउंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। अगर वहां पे वाटर हो तो हम बोलते हैं दैट इज द हाइड्रेशन हो रही है उन आयंस की, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से सराउंड हो गए और वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रीयूनाइट जो करने आएंगे तो वो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो उन आयंस को अच्छे तरीके से सॉल्वेट कर लेता है और वो उन दोनों आयंस को सेपरेट रखता है तो हम बोलते हैं कि वो उस जो सॉल्वेंट है दैट इज वेरी गुड फॉर देयर आयोनाइजेशन, ठीक है। यही बात हम यहाँ पे वाटर की करते हैं। तो ये जो पावर है, जो सॉल्वेंट की पावर है कि वो आयंस को दूर दूर रख सके, उससे बोलते हैं हम उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द पावर ऑफ द सॉल्वेंट टू कीप द आयंस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दैट इज वाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मींस दो इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में उसको रखना, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी सॉल्वेंट की जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है
ठीक है, वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज अराउंड 80, ठीक है, दैट इज अराउंड 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर इज 80, ठीक है। तो मींस इतनी ज्यादा उसकी पावर है कि वो उसके अंदर जो भी आयंस बनेंगे वो उनको रीयूनाइट करने नहीं देगा, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं, तो मोस्टली हम वाटर में ही स्टडी करते हैं, तो वाटर में जब उनको डालते हैं तो वाटर क्या करता है, उन दोनों आयंस को मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो एक दूसरे के नजदीक ना आए और रीयूनाइट ना कर पाए, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होगा मींस उतना ही डिसोसिएशन है जो इलेक्ट्रोलाइट की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम हुआ तो मींस जब हम इलेक्ट्रोलाइट को उस सॉल्वेंट में डालेंगे उसमें आयंस बनेंगे और वो आयंस क्या करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ रीयूनाइट कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट की जो पावर है उनको सेपरेटेड रखना वो बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो है वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो लेस होगी, ठीक है। सो यू कीप इन माइंड दैट कि अगर किसी भी सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट बेटर है फॉर टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट बात करते हैं। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट होता है ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं उसके बारे में। कंसंट्रेशन से क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन कम रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, हमने स्टडी की है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मींस अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में कम है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। वो क्यों रहेगी? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन कम है तो मींस हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं वो उनको मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। कम आयंस हैं, वॉल्यूम उतना ही है, हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो हमारे पास क्या होगा, उनको मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगी। तो मींस मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट और वो जो आयन डिसोसिएट करेंगे वो दूर दूर होते जाएंगे एक दूसरे से। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अगर डिसोसिएशन बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा कि आयन जो होंगे एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और उनकी रीयूनाइट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मींस हम कह सकते हैं कि वो रीयूनाइट करके अनडिसोसिएटेड सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे और वहां से हम कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का क्या फैक्टर है, क्या इफेक्ट होता है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन लेस है मींस अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है उस केस में अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि अगर हमारी जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो जाए मींस कंसंट्रेशन अगर हम बात करते हैं कि वो जीरो के पास अप्रोच कर जाती है, मींस अगर किसी हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इतनी कम कर दी है कि वो 0.00001 हो गई है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, ठीक है। बट हम इसको जीरो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली जीरो कह सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, दैट इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है और यू कैन से इनफाइनाइटली लेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो उस केस में हम मान के चल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज आयोनाइजेस अप टू 99.9%, ठीक है। तो मींस वहां पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल अप्रोचेस टुवर्ड्स दी 1, दैट विल अप्रोचेस टुवर्ड दी 1, ठीक है। जैसे जैसे आयोनाइजेशन इंक्रीज करती जाएगी, डिसोसिएशन इंक्रीज करती जाएगी, अल्फा की वैल्यू के 1 के क्लोज होती जाएगी। ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की। जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब इससे क्या होता है, इससे ये है कि सपोज हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सपोज वी हैव H2S, यस सपोज वी हैव H2S। अब H2S जो है ये आयोनाइज कर रहा है, ठीक है। आयोनाइज करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है वहां पे, H पॉजिटिव आयंस एंड दी सल्फाइड नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर हम इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिनमें इन दोनों में से कोई एक कॉमन आयन हो, ठीक है, इन दोनों में से क्या हो, एक कॉमन आयन हो, तो वो क्या करेगा, आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। और जब आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिवर्स जाएगी। ये हमने ली चटले प्रिंसिपल में भी पढ़ा हुआ है कि अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे अगर हम कोई भी चेंज लाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी
जिस डायरेक्शन में उनकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ली चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनी चेंज एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इफ यू ब्रिंग अबाउट द एनी चेंज एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, then the equilibrium will shift in that particular direction where that change is undoing। ठीक है, मीन्स उस चेंज का इफेक्ट क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। ठीक है, अब सपोज अगर हम H2S की कंसंट्रेशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट और डाल देते हैं तो वो भी आयोनाइज करके अगर H पॉजिटिव आयन और सल्फाइड नेगेटिव आयन बनाएगा तो मीन्स वहां पे आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स चली जाएगी। सपोज हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है H2S का, जहां पे H पॉजिटिव आयन और सल्फाइड नेगेटिव आयन बन रहे हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। अब अगर हम इसमें हमने थोड़ी सी अमाउंट HCl की डाल दी, ठीक है, तो HCl भी क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो वहां पे H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कहां कर रही है, इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जो H आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है वो फटाफट क्या करेंगे, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके रिवर्स रिएक्शन में जाएंगे और H2S फॉर्मेशन करेंगे, सो दैट कि इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो पाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो पाए। ठीक है जी, तो अगर इसकी बजाय अगर हम वहां पे सोडियम सल्फाइड डाल देते हैं तो सोडियम सल्फाइड भी क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम आयन एंड दी सल्फाइड नेगेटिव आयन। अगेन यहां पे सल्फाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब HCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज ना होके किसकी इंक्रीज हो रही है, सल्फाइड की इंक्रीज हो रही है, तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेंगे, फटाफट H आयन के साथ कंबाइन करेंगे, अगेन H2S फॉर्मेशन करेंगे। तो मींस ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने एक किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में डाल दिया, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में हमने डाल दिया जिसमें क्या हो रहा है कि आयन जो है कॉमन है। पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या देखा था कि H आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन की वजह से क्या हुआ, हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज अनडिसोसिएटेड फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब दूसरी साइड पे हमने क्या डाला, सोडियम सल्फाइड डाल दिया। ठीक है, हमने HCl ना डाल के सोडियम सल्फाइड डाला, तो सोडियम सल्फाइड डालने से क्या हुआ, वहां पे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब ये भी कॉमन आयन हो गया दोनों में। ठीक है ना, तो ये सल्फाइड आयन क्या करेंगे, वापस H आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और H2S फॉर्मेशन करेंगे। तो मींस दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जो H2S की जो पहले डिसोसिएशन इंक्रीज हुई थी, H आयन और सल्फाइड आयन बने हुए थे, बिकॉज ऑफ एंटरिंग द न्यू आयन विच इज कॉमन टू एनी ऑफ द टू आयंस। ठीक है, वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को रिवर्स लेके जा रहा है, तो मींस वहां पे अनडिसोसिएटेड सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो अगर अनडिसोसिएटेड सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट जो है, जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, दैट इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या फर्क पड़ता है वो हमने स्टडी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या हम सपोज कर सकते हैं कि उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये भी देखा गया है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं, जो कि थ्योरी जो ये जो थ्योरी है दैट आल्सो वैलिड फॉर दी सॉल्यूशंस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है मींस उनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, और जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो मींस वो क्या करेंगे, दूर दूर मूव करेंगे, और जब दूर दूर मूव करेंगे तो मींस इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास स्पेस काफी मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, और उसके हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अल्फा इंक्रीजेस। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए दो फिनोमेना, दो टॉपिक हमने डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, और सेकंड हमने डिस्कस किया भी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है और क्या उसकी एप्लीकेशंस है।